हेलो फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी के ऊपर हम ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक कुछ चीज़ों की बात की। ठीक है, अब इस लेसन में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, कैसे हैं, कहाँ से आए, क्यों हैं, और उनमें फिर राइट टू इक्वालिटी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप सीजीएल के हिसाब से देखें या फिर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फंडामेंटल राइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना ही चाहिए। और वैसे भी एक नागरिक होने के, एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियोस मैंने बनाए हैं, माई सेल्फ इज धीरज सिंह। आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ज़रूरत क्या है, कहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले कहाँ दिए गए हैं, पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या था हमने पिछले लेसन्स में देख लिया। पार्ट 3 पे अब हम पहुँच गए हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक इनका जिक्र है। ठीक है, तो और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। यूएसए पता ही है सबको। ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की जो अवधारणा थी उसका ईजाद हुआ था, तो वहीं से हमने इसको, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उन्होंने लिया है, इससे वहीं से प्रेरित है। और उसके बाद एक आप कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट है, उसमें जो छठा फंडामेंटल राइट है उसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ठीक है, उसे ही सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, जो पॉलिटी के विद्वान हैं, ठीक है, उनके द्वारा। तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा है, कौन है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है। और अगर वो ऑप्शन में ना हो तो फंडामेंटल राइट्स को भी आप सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। खैर, अब ज़रूरत क्या थी फंडामेंटल राइट की। देखिए, डेमोक्रेसी में वैसे तो पावर का विभाजन किया गया है, ठीक है, और चेक्स और बैलेंस का एक सिस्टम भी बना के रखा जाता है। ठीक है, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो सिस्टम है वो एक दूसरे को दबाए नहीं, ठीक है, और उनके बीच पावर का बैलेंस बना रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो कानून को पालन कराने वाली बॉडी है, आईएएस अधिकारी हैं या फिर इंस्पेक्टर्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो आम आदमी है, ठीक है, जो गरीब आम आदमी है, उसके अधिकारों का, मतलब उसके ऊपर कुछ ज्यादती करें या उसके ऊपर अन्याय करें। तो वो चीज़, कुछ ऐसे अधिकार उनको दिए गए हैं, ठीक है, उनके आम जीवन से, आम जिंदगी से संबंधित, जो उन्हें ये ताकत देते हैं कि अगर उनके साथ कुछ थोड़ा सा भी गड़बड़, कुछ भी गलत होगा, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से सरकार के लिए डोंट्स हैं। डोंट्स मतलब कि कुछ ऐसे काम जो तुमको नहीं करने हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें तुमको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो आम अधिकार हैं ऐसे, जो आम आदमी के पास हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही होने चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो नेगेटिव नेचर है और ये जस्टिसेबल होते हैं। जस्टिसेबल कहने का मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, आपका, मेरा, किसी का भी, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, तो और यही एकमात्र तरीका है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का तरीका क्या होता है, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट से अपील करोगे आप सुप्रीम कोर्ट में, ये तरीका होता है। नहीं, और जबकि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो आप सीधे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, खैर, आर्टिकल 13 जो है उसमें बात है जुडिशियल रिव्यू की। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ है, देखिए, अगर कोई लेजिस्लेचर है या जो कानून बनाने वाली जो बॉडी है, मतलब कि हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ये अगर कोई ऐसा नियम कानून बना देती हैं, पास कर देती हैं, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, ठीक है, तो अब वो जुडिशरी का काम है कि ये चेक करे, वो उसका जुडिशियल रिव्यू करे उस बिल का, कि कहीं वो संविधान में किसी आम आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, और अगर कर रहा हो तो उसको वो कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में दिया गया है, इसका ये काम होता है। इसके बाद क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं, तो इसके ऊपर बहुत विवाद रहा। गोलकनाथ केस बहुत फेमस है। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंडेबल नहीं है। ठीक है, उनमें कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये निर्णय सुना दिया। ठीक है, लेकिन उसके कुछ साल बाद फिर केशवानंद भारती का केस हुआ। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अपना जो पुराना, जो उन्होंने रूलिंग दी थी उसको उन्होंने चेंज करते हुए कहा 1973 में कि नहीं, वैसे तो ये फंडामेंटल हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंडेबल है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स भी अमेंडेबल होंगे। ठीक है, मतलब उन्हें अमेंड किया जा सकता है, उनमें सुधार
कुछ किया जा सकता है, कुछ नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट चेंज। मतलब कि उसकी जो मूल भावना है संविधान की, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर वैसे डिफाइन नहीं की गई है साफ साफ शब्दों में, लेकिन फिर भी जैसे कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, प्रियम्बल और सब जो संविधान की मूल भावनाएं हैं, ठीक है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये बस हमको सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। तो तब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस और गोलकनाथ केस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी पता होना चाहिए दोनों में क्या हुआ था। खैर, अब राइट टू इक्वेलिटी की बात कर लेते हैं। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला इसमें आर्टिकल 14 में दिया गया है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। मतलब कि लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में हर कोई नागरिक, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, ठीक है, चाहे वो टाटा बिरला कोई भी हो, सबके सब बराबर हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 के में ये बात कही गई है, और ये जो फंडामेंटल राइट है ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, जैसे कसाब ने जब मुंबई अटैक किया 2008 में, उसके बाद उसको पकड़ लिया गया, लेकिन फिर उसके ऊपर भी पूरा नियम का मतलब वैसे विदेशी था, ठीक है, ऐसा नहीं करा लेकिन कि डायरेक्ट उसको फांसी पे लटका दिया, बल्कि पूरा कानून के तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया गया। उसको भी एक वकील दिया गया, फिर उसने अपना केस उसका लड़ा गया, फिर इधर से केस, और फिर उसके बाद जाके पूरे प्रोसीजर का फॉलो करते हुए उसे फांसी दी गई है। तो इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉरेनर्स के लिए भी, और ये क्या कहता है कि चाहे कोई गरीब अमीर, ठीक है, देसी विदेशी, सबको लॉ की नज़रों में कोई बराबर नहीं है, कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, हाथ में तराजू है, और सबको बराबर जो है सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। वैसे इसका कभी कभी आलोचना भी होती है कि कुछ जो बड़े लोग होते हैं, जैसे अभी सलमान खान छूट गए चिंकारा वाले केस में, और उसके बाद संजय दत्त को भी बहुत कम टाइम जेल में काटना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी स्टेटस है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी कुल मिला के आप देखो तो ये इंडिया में पालन होता है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ कुछ हद तक तो आप कह सकते हो कि ये एप्लीकेबल है। खैर, आर्टिकल 15 में है क्या कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड ओरिजिन। मतलब कि आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, किन बेसिस पे? धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, या ओरिजिन, कि आप कहीं से नॉर्थ ईस्ट से जैसे आए, तो आप इन इन चीज़ों पे आप कभी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 15 आपको अधिकार देता है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, अभी हम इसे इतना महसूस नहीं होता, लेकिन आप सोचो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब धर्म के आधार पे बटे हुए थे, कास्ट को बहुत रिजिड सिस्टम था कास्ट का, ठीक है। ब्राह्मण लोग क्षत्रिय के, शूद्र के या वैश्य के हाथ का, शूद्र के हाथ का नहीं खाते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी, और मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था शूद्र को। तो ये चीज़ें थी ना पहले, तो उस टाइम सोचो कितनी महत्ता थी जब ये कानून पास हुआ होगा, कि 1947 के बाद अब जो भी शूद्र हैं सीधे वो मंदिर में जा सकते हैं, और अगर कोई उनको रोकेगा तो वो डायरेक्ट कहेंगे कि तुम मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हो, और मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है, और आर्टिकल 15 में ये दिया गया है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, ठीक है, और ये फॉरेनर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये आप देखेंगे भी, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस में, वहाँ पे चप्पल जब बाहर निकालते हो, चप्पल वप्पल जहाँ पे निकाले जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मंदिर का जो गर्भगृह है, जो मुख्य भाग है, वहाँ पे विदेशियों के लिए जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये एक एग्जांपल है कि फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। खैर, तो आर्टिकल 15 में दिया गया है, उसी तरह आर्टिकल 16 में भी यही सब चीज़ें हैं कि इन इन आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किन केस में? पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ में। मतलब आप अगर नौकरी के लिए जाएं तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, या लिंग के आधार पे, मतलब आप मेल हैं फीमेल, तो ऐसा कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। और अगर भेदभाव हो रहा है तो आप समझ जाओ कि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, और आप इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 16 में ये है। आर्टिकल 17 में क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अछूत का जो सिस्टम था, अब तो चलो खैर इतना नहीं है, आज़ादी के टाइम बहुत था, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था इसको जोड़ना, तो इसलिए आर्टिकल 17 में इसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया कि कोई भी अछूत वाली जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए जिससे। और आर्टिकल 18 में क्या है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल मतलब जैसे किसी अंग्रेज सरकार ने किसी को सर की उपाधि दी हुई है, और वो फिर अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, तो ये सब टाइटल्स का अबॉलिशन कर दिया गया। अब सब के सब सेम है, और ये चीज़ आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स हैं। अगले लेसन में जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, वो उसकी हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स,
पॉलिटी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्या है फंडामेंटल राइट्स, और उसके बारे में हमने बात की थी। उसी सीरीज़ को आगे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। ये वीडियोज़ मैंने बनाए हैं माई सेल्फ धीरज सिंह, और आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको ये लेसन पसंद आए तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। राइट टू फ्रीडम पे से शुरुआत करते हैं। राइट टू फ्रीडम क्या है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 19 से 22 तीनों जो आर्टिकल हैं, 19, 20, 21, 22, 4 जो आर्टिकल हैं, इनमें राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। सबसे पहला 19वां, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम में वो क्या है? इसके 6 भाग हैं। उसमें सबसे पहला भाग 19वें का जो पार्ट 1 है, वो कहता है कि आपको फ्रीडम है किसकी? स्पीच प्लस एक्सप्रेशन की। ठीक है, कि मतलब आप कुछ भी, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हो। ठीक है, या कुछ एक्सप्रेस करना चाहो अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। और सीधी सी बात, अगर ये डेमोक्रेसी है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बात सबके सामने रखने का, या जो वो करना चाहता है, लिखना चाहता है तो लिखने का अधिकार। ठीक है, तो ये सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको होनी चाहिए। ठीक है, तो 19वें का पहला यही चीज़ कहता है। लेकिन इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली ये बिंदी भी लगी हुई है। इसका मतलब ये कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पे लगाए गए हैं। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? कि पता चला कि आपको कुछ भी कहने का अधिकार है तो आप दूसरों को गालियाँ देने लगो, है ना, देश विदेश, मतलब कुछ थोड़ा सा आपको या अश्लील बातें बोलने लगो किसी को, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। वल्गर चीज़ें आप किसी को नहीं बोल सकते ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ी सी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, या देश के खिलाफ आप कुछ गलत नहीं बोल सकते। ठीक, या आप कभी कहने लगो कि मैं पाकिस्तान का सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, या फिर लश्कर तैयबा या ISIS का सपोर्ट करता हूँ, ये सब चीज़ें भी नहीं बोल सकते। तो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हैं। तो 19th का 1 जो पार्ट है वो फ्रीडम टू स्पीच की बात करता है। जो दूसरा है वो कहता है कि फ्रीडम टू मेक यूनियंस, एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि आपको अधिकार है कि आप मिल के कुछ लोग इकट्ठा होकर यूनियन बना सकते हैं, या एसोसिएशन बना सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल के आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये अधिकार आपको, आपके पास है। और इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है जो आपको नहीं करना है। जैसे अगर पता चला कि कुछ लोग मिलके लश्कर तैयबा जैसा ग्रुप बनाने लगे, ठीक है, या फिर सिमी जैसा ग्रुप बनाने लगे, तो और फिर भारत में पता चला, भारत और विदेश में आतंकवादी हमलों में आतंकवादी हमले ही कर दिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन जनरली जनता को ये अधिकार है कि वो मिलके कुछ यूनियन, एसोसिएशन, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, 19 का 3rd है फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स। ठीक है, कि आप इकट्ठा हो सकते हैं किसी एक स्थान पे, लेकिन आप हथियारों के बिना इकट्ठा होंगे। चौथा भाग कहता है कि फ्रीडम टू रोम थ्रू आउट द टेरिटरी, पूरे भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें आप घूम सकते हो जहाँ भी जाना चाहो। ठीक है, 5वां कहता है कि फ्रीडम टू सेटल, कि जहाँ भी आप घूम के आए, आप कहीं अगर सेटल होना चाहते हो, कहीं रहना चाहते हो पूरी ज़िंदगी के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं इसके? कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, ठीक है, या फिर हिमाचल प्रदेश, या जो पहाड़ी राज्य हैं खासतौर से, उनमें आप नहीं रह सकते। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, उसका कारण ये दिया जाता है कि वहाँ की अपने कल्चर हैं। ठीक है, और वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं वहाँ के लोग, तो इसलिए अगर प्लेन एरिया से लोग वहाँ पे जाएंगे तो उनका जो कल्चर है वो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर उधर माइग्रेट करती है, तो इसलिए उनकी जो कल्चर है उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये वाला थोड़ा सा इसमें छूट दी गई है। और इसी तरह छठा है जो वो कहता है कि आपको कहीं पे भी ऑक्यूपेशन करने का, या अपना काम शुरू करने का, ठीक है, अपना व्यवसाय शुरू करने का भी अधिकार है। तो इस तरह से 19th आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए कि 19वां आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम, और उसमें भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेकिंग यूनियंस। तो ये क्रम आपको भले ही ना याद हो, लेकिन मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि स्पीच 19वें में है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। अगर आपको किसी अपराध के चक्कर में पकड़ा जाए तो फिर आपके हाथ में कुछ राइट्स दिए गए हैं उसके लिए भी, तो वो क्या है? आर्टिकल 20 का पहला कहता है कि आपको किसी ऐसे अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता जो अभी कानून ही नहीं है, मतलब कानून के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, नो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ ऑफेंस। ठीक है, मतलब मान लिया कल
पॉलीथीन का बैन हो जाए या कल स्मोकिंग का बैन हो जाए, ठीक है, और लेकिन आपने स्मोकिंग जो करी थी वो आज करी थी, कल तो आपने करी नहीं है, और फिर कोई कहने लगे कि नहीं से पकड़ के ले जाओ, उसने तो कल पी थी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो आज होता बैन और आज मैं अगर पीता, स्मोक करता, तो फिर तो समझ में आता है, ठीक है, फिर तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब आज तो कानून वो था नहीं, कल बनाया, तो इसलिए मेरे ऊपर कोई सज़ा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ है कि नो कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंस होगा ऐसे केस में। दूसरा है कि नो प्रोजिक्यूशन फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक अपराध के लिए आपको बार बार सज़ा मिल जाए, ठीक है, एक बार आपको सज़ा मिल गई बस बात खत्म, ठीक है। तो एक ही अपराध के लिए आपको डबल बार भी सज़ा नहीं मिल सकती। तो अगर आपको कोई डबल बार सज़ा दे रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, ये पावर आपके हाथ में है। तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और तीसरा है कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। ये भी रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो पुलिस ये कर सकती है कि कोई किसी गरीब आदमी को किसी कोई बड़ा केस हो जाए और पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी हो कि उनको दिखाना है कि उन्होंने कुछ करा है, किसी कल्प्रिट को पकड़ लिया है, ठीक है, या किसी अपराधी को पकड़ा है। तो वो क्या करेंगे, किसी गरीब आदमी को पकड़ लाएंगे, ठीक है, और उसे कहेंगे फिर मार पीट के कि तुम कह दो कि मैंने ये किया था, ठीक है, और खुद के खिलाफ ही एक तरीके से गवाही दे दो, ठीक। तो मतलब आप खुद के खिलाफ ही विटनेस बन जाओ, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 20 का जो थर्ड पार्ट है वो रखा गया है, तो इसलिए आप खुद के खिलाफ भी विटनेस नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 20 में 3 आते हैं, तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में ये अधिकार देता है, ठीक है, कि आप डिग्निटी के साथ अपनी एक लाइफ जी पाएँ, उसका अधिकार ये आपको देता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, 21वें का ए, 86वां अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, उससे 21वें का ए जोड़ा गया था, 21 ए। और इसमें क्या बात हुई थी कि राइट टू एजुकेशन को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जिसमें जोड़ दिया गया। शिक्षा का अधिकार क्या है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, लड़के हों या लड़कियां, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, और हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, ठीक है। तो आर्टिकल 21वें का ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है, 86वां अमेंडमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइट टू एजुकेशन कहाँ है, तो वो आर्टिकल 21वें के ए पार्ट में है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसी के अंतर्गत क्या आता है, राइट टू एजुकेशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से तीन फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हमने 3 आर्टिकल अभी देखे। 19वां जिसमें फ्रीडम टू स्पीच, टू मेक यूनियंस, टू असेंबल विदाउट आर्म्स, रोम थ्रू आउट द टेरिटरी, सेटल, ये है। 20वें में है कि अगर आपको कन्विक्शन हो जाए किसी ऑफेंस के चक्कर में पुलिस द्वारा या किसी भी ऐसी संस्था द्वारा, तो फिर आपको कुछ अधिकार हैं दिए हुए, वो क्या हैं, वो 3 हमने पार्ट यहाँ पे देख लिए। और उसी तरह आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसके बारे में हमने बात की, और राइट टू एजुकेशन, ठीक है, RTI। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद आर्टिकल 22, 23, 24 जो अगले फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह समझा पाऊँ अपनी बात, लेकिन फिर भी मैं कितना समझाने में कामयाब हो पा रहा हूँ उसके बारे में आप अपना रिव्यू, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं क्रम से, ठीक है। सबसे पहले प्रियम्बल की हमने बात की, ठीक है, फिर नागरिकता, उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स पे हम पहुंच गए हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी पिछले लेसन में हमने राइट टू फ्रीडम की बात हम कर रहे थे। अब इसके बाद उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और उससे अगले कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात हम करेंगे। ये वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, माई सेल्फ इज धीरज सिंह। आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो। आपको ये लेसन पसंद आए तो प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करें। शुरू करते हैं आर्टिकल 22, राइट टू फ्रीडम का ही ये तीसरा। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत 3 आर्टिकल आते हैं, 19, 20, 21 और 22, सॉरी 4। तो आर्टिकल 22 भी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही आता है। इसमें यह है कि अगर पुलिस आपको, मतलब अगर पुलिस किसी के पास जाती है उसको गिरफ्तार करने के लिए या डिटेंशन में लेने के लिए, ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है कि उसको एक्सप्लेन किया जाए कि क्या कारण है जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ मैंडेटरी टू एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द डिटेंशन एंड अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये बताया जाना चाहिए, ठीक है। और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम क्या है, जैसे अपस्पा है ना, अपस्पा जहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में लगा हुआ है, जिसके खिलाफ इरोम शर्मिला अपने फास्ट पे बैठी थी। तो उसमें क्या होता है कि
जैसे अगर आप जो डिस्टर्ब्ड एरिया है खासतौर से जहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि सरकार आर्मी को ये छूट दे देती है कि चलो आपको अगर किसी पे शक भी है कि ये ऐसा कोई मिलिटेंसी से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड कुछ काम कर सकता है, ठीक है, तो आप उसे शक के बिना पे भी गिरफ्तार कर सकते हो, ठीक है। तो शक के बिना पे भी आप किसी को पकड़ के बैठा सकते हो जिससे वो इस तरह का कोई एक्शन करने से रुक जाए, ठीक है। और इन केस अगर कभी ऐसा होता है जैसे आपने, या गोली भी आप चला सकते हो उसके ऊपर, ठीक है, तो मान लिया आपने गोली चला दी और पता चला कि वो निर्दोष था, ठीक है, तो फिर आपको इम्यूनिटी, कुछ मतलब जो आर्मी के जो मैन हैं जिन्होंने ऐसा किया है उनको इम्यूनिटी होती है उसके खिलाफ, उनको फिर पकड़ के मतलब कोर्ट वोर्ट में नहीं ले जा सकता, ठीक है। मतलब अगर उनके खिलाफ कोई केस भी चलेगा तो जो आर्मी की अपनी कोर्ट्स होती हैं उनके अंदर ही चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत भी आप किसी को अगर पकड़ोगे तो आपको कम से कम उसे अरेस्ट करने के टाइम ये अप्लीकेबल है, मतलब आपको उसको रीज़न बताना ही पड़ेगा कि किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 22 का जो दूसरा पार्ट है, वो कहता है कि प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मतलब जिस भी आदमी को आपने पकड़ा है या पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस आदमी को वो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करें। और इस 24 घंटे के ये जो ड्यूरेशन है इसमें आने जाने का टाइम इंक्लूडेड नहीं है, मतलब आने जाने में पता चला ज़्यादा टाइम लग गया, उसके बाद भी आपको 24 घंटे मिलते हैं, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपको उसे ले जाना है मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर वही डिसाइड करेगा कि आगे फिर उसकी टाइम लिमिट बढ़ानी है डिटेंशन की या जो भी होना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि टाइम लिमिट ऑफ द डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो उसके ऐसा नहीं हो सकता किसी को मनमाने पकड़ के ऐसी जेल में बंद कर दें, किसी के सामने भी ना ले जाएं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने भी ना ले जाएं और फिर मन चाहे कितने ही दिनों तक बंद कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। नियम, आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, उनका आपको पता हो तो आप फिर उनका पालन भी कर पाओगे। तो ये है। उसके बाद जो अगला फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 में बात आती है कि कौन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट और फोर्स लेबर के अगेंस्ट आपके पास राइट है। मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है कि मानव की जो तस्करी है, मानव तस्करी मतलब छोटे बच्चों को या फिर छोटे गांव से लड़कियों को उठा लाते हैं, जवान लड़कियों को, उनको उठा के उनको ये मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है ये कह के कि शहर में तुम्हारे लिए नौकरी है, या फिर प्यार के चक्कर में फंसा के उनको बड़े शहर में ले आते हो, फिर वहाँ ला के बेच दिया जाता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी आपके पास फंडामेंटल राइट होता है। और उसी तरह फोर्स लेबर क्या होता है, बेगार, मतलब कि आपको किसी जगह पे जाके काम करना ही है, आपको पैसे भी नहीं देगा, ठीक है, तब भी आपको वहाँ पे काम करना ही है। अब तो ये कम हो गया है, पहले ये बहुत होता था, जब साहूकार से लोग पैसा लेते थे तो साहूकार उस पर बहुत तगड़ा इंटरेस्ट लगाता था, ठीक है, तो उस इंटरेस्ट की दरें कभी पूरी नहीं होती थी, वो चुकाया ही नहीं जाता था, ठीक है, जैसे मदर इंडिया फिल्म में भी दिखाया गया है। तो फिर क्या हो जाता है कि एक बेगार करनी पड़ती है उसके अंदर, क्योंकि आपका उसका ऋण तो चुका नहीं पाए, तो इसलिए आप उसके अंदर डेली उसके खेत में काम करोगे और फ्री में करोगे वो सब आप, तो वो सब कहा जाता है बेगार। तो उसके खिलाफ भी आपके पास फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को रोकने की बात है, वो भी खासतौर से जो हैजार्डस फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो आर्टिकल 24 इज़ अबाउट चाइल्ड लेबर। और आपको इन सब के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, चाइल्ड लेबर किस में है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम क्या है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 25 से 28 इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें ये है, जैसे आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन, मतलब कि आप अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको सुनो, उसके हिसाब से आप अपने धर्म का चुनाव करो और उस धर्म का पालन करो। और ये भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं तो फिर आप मंदिर जाएं ही, ठीक है, या फिर हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है उनका पालन करें या ना करें, आपके ऊपर है, ठीक है। मतलब आपकी अंतरात्मा अगर कहती है तो आप करें, नहीं करना चाहते हो तो ना करें, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेकुल और उसी तरह जैसे मुस्लिम भी अगर आप हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पाँचों टाइम नमाज पढ़ें, ठीक है, वो आपका अपना डिसीजन होगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का ये मतलब है, ठीक है। और फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। और इसी आर्टिकल 25 के अंतर्गत कृपाण को अलाउ किया गया है सिखों के लिए, कि वो कहीं ग्रुप में कहीं असेंबली में लेके भी कृपाण को जा सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि वो उनके धर्म का एक चिन्ह मान लिया गया है। धर्म के जो 5 उनके चिन्ह होते हैं उसमें से एक है, तो इसलिए अलाउ किया जाता है। आर्टिकल 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, कि आप अपने हिसाब से अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करो, किसी तरह की कोई बाध्यता आपके ऊपर नहीं है कि अगर आप हिंदू हो तो पुजारी आपको ज़बरदस्ती कह रहा है कि आप मंदिर आओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से आप चलो। उसी तरह आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम नॉट टू पे टैक्सेस टू प्रमोट रिलीजन, ठीक है, मतलब आपके पास ये भी एक फंडामेंटल राइट है कि ऐसा नहीं कि जैसे आप हिंदुस्तान है, हिंदू अगर बहुमत में है, मतलब ज़्यादा जनसंख्या अगर हिंदुओं की है, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप मुस्लिम या फिर जो दूसरे अलग धर्म हैं, जैन बौद्ध, तो वो कुछ टैक्स देंगे ऐसा, ठीक है, कि हिंदू धर्म के इंक्रीमेंट के लिए या उसे बढ़ाने के लिए, ठीक है, सरकार की ऐसी कोई नीति है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिलीजन को बढ़ाने के लिए टैक्स आप देना चाहें या ना देना चाहें, वो पूरी तरह से वॉलंटरी डिसीजन है, किसी तरह का फोर्स वहाँ पे नहीं किया जा सकता। उसी तरह आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप, मतलब इसमें यह है कि इस आर्टिकल में कहा गया है कि जैसे अगर कोई सरकारी इंस्टीट्यूट है जो सरकार के फंड से चल रहा है, आईआईटी, एनआईटी या सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इन सब में, इनमें कभी भी धर्म से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और अगर ऐसा दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 28 इसके बारे में कहता है। तो इस तरह से ये फंडामेंटल राइट्स है, इनके बारे में आपको थोड़ी आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या है, ठीक है। इससे एक तो आप अच्छे नागरिक बन पाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा एक अच्छी जॉब भी आपको मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम पूछ लेगा कहाँ कौन से पार्ट में है, पार्ट 3, और कौन सा आर्टिकल्स है, तो वो भी 25 से 28, तो ये चीज़ें डायरेक्ट भी पूछी जाती हैं। तो अगर आपको पता है तो आपके टिक करके आंसर करने के चांस बढ़ जाते हैं, और आपके मार्क्स भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे बाकी के जो फंडामेंटल राइट बचे हैं उनकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो और अभी हम पिछले लेसन में बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो इस लेसन में हम बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स बचे हैं उनको डिस्कशन करके ख़त्म करेंगे, फिर आगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर हम पहुंचेंगे। ये वीडियोस मैंने बनाई है, माई सेल्फ इज़ धीरज सिंह, आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, आर्टिकल 28 तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो 12 से 28 तक के आर्टिकल्स को हमने देख लिया है। 29वां जो आर्टिकल है वो बात करता है कि कल्चर और एजुकेशनल राइट्स की, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और उसमें भी खास तौर से क्या, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर एट्सेट्रा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो माइनॉरिटी हैं, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट है उनको बचाने की कोशिश करें, ठीक है, उनके हितों के लिए काम करें, नहीं, उनके हित, मतलब कोशिश नहीं करेंगे, सॉरी, ये थोड़ा सा मेरी भाषा का प्रयोग गलत है, मतलब कि हर एक जो माइनॉरिटी का सदस्य है, किसी माइनॉरिटी का, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट हैं उनको वो सेव कर पाए, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट का, अपनी कल्चर का, इन सब को वो सेव कर पाए, ठीक है, बचा पाए, उनको प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक। तो और वह अगर वो कल्चर को अपने बचाना चाह रहा है, ठीक है, या कुछ भी, तो वो सब उसके किस किसके अंतर्गत आएंगे, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं उसके, ठीक है। और मे भी शायद एक यही कारण है कि जैसे पहाड़ी इलाकों में अब बाहर के लोग जो प्लेन के एरिया से हैं, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसी जगहों पे घर या जगह ज़मीन नहीं खरीद सकते। उसका कारण शायद यही है ताकि शायद क्या, उसका कारण है ही यही मुख्य कारण कि ताकि जो प्लेन के लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो वो तो एलियंस हैं वहाँ, एलियंस मतलब कि बाहर से आए हैं, ठीक है, उस जगह के हैं नहीं, नेटिव नहीं है वहाँ के, तो फिर वो उसमें अच्छी तरह से घुल मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा उनको वहाँ के कस्टम्स सीखने में या फिर वहाँ के लोगों के साथ मिंगल करने में। तो इसलिए फिर वहाँ के ये बाहर के लोगों को वो लोग खरीदने नहीं देते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो स्क्रिप्ट है, वो सब मेंटेन रहे, ठीक है। खैर, आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि किसी भी माइनॉरिटी के पास ये अधिकार है, ठीक है। माइनॉरिटी किसी भी आधार पे हो सकती है, आर्थिक आधार पे भी और धार्मिक आधार पे भी माइनॉरिटी हो सकती है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने बना पाए और उन्हें चला पाए, ठीक है। जैसे जैसे मुस्लिमों में मदरसे चलते हैं, हिंदुओं में गुरुकुल चलते हैं, तो ये सब माइनॉरिटीज़ के पास अधिकार है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। खैर,
आपको मैंने पहले ही बताया, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से भी कुछ है और कौन सा आर्टिकल में क्या है। ठीक है, आपको सिर्फ हेडिंग्स पता होनी चाहिए, बाकी नोट्स तो आपका तैयार है ही। खैर, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? आर्टिकल 31 में पहले था ये। आर्टिकल 30 तक की तो हमने देख लिए। आर्टिकल 31 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, ये भी फंडामेंटल राइट था कि मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई छीन लेगा जबरदस्ती जबरदस्ती, जैसे घोंसला घोंसला फिल्म में छीनता है, तो वो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है और आप डायरेक्ट केस में जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आर्टिकल 31 में से राइट ऑफ प्रॉपर्टी को काट दिया गया। ठीक है, 44वां अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उससे राइट टू प्रॉपर्टी को काट दिया गया आर्टिकल 31 से। ठीक है, और इसको बना दिया गया लीगल राइट, मतलब पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट है। ठीक है, इसका इसका मतलब क्या कि अगर पहले आपकी कोई प्रॉपर्टी हथिया लेता, ठीक है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे ये कह के कि मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। जबकि अब ये सिस्टम है कि अगर आपका प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली है, तो वो आपका चूंकि लीगल राइट था, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप स्टेप वाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उससे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, उससे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से आप जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी ये है। अभी कहाँ पे पहुँच गया है? आर्टिकल 300A में पहुँच गया है और लीगल राइट है अब। खैर, अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था B.R. अम्बेडकर जी ने। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत है, ये कहता है कि ये तो पता ही है आपको कि वन कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। ये तो मैं कई बार कहता हुआ आया हूँ। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, या जो भी सिटीजन्स हैं उनका कौन प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उसको ये इंश्योर करने के लिए कि सबके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए वो रिट इशू करता है, रिट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर इवन हाई कोर्ट भी कुछ तरह की रिट्स इशू करते हैं। तो वो रिट्स क्या हैं और किस तरह से काम होता है वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। रिट्स के ऊपर ही होगा, उसमें सिर्फ हम रिट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है, और कब? फंडामेंटल राइट को जब उसको इम्प्लीमेंट कराना होता नहीं, जब ये उसे सुनिश्चित करना होता है किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन अगर हुआ है, तो हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के लिए वो रिट्स जारी करता है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर क्यूरेटिव मतलब काम होता है इसमें, कि तब उस केस में फिर वो ये इंश्योर करता है कि उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना हो आगे से। तो ये चीज़ है, तो रिट्स जारी की जाती हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो इस लेसन में फंडामेंटल राइट्स लगभग ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, रिट्स हम उसमें उसके बारे में बात कर ही लेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 में है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ अगले लेसन में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो, इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेसन में हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और उनको बचाने का काम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, और अगर अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, और या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हो, और उस केस में ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके राइट का वायलेशन ना हो, ठीक है, तो फिर जो कोर्ट्स हैं वो रिट जारी करती हैं, रिट। ठीक है, तो वो रिट्स क्या होते हैं उनको हम इस लेसन में देखेंगे। ठीक, ये लेसन मैंने बनाया, माई सेल्फ इज धीरज सिंह, अब मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो रिट है, 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, सबसे पहली तो है हीबियस कॉर्पस। ठीक है, हीबियस कॉर्पस का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, वो उसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस विद बॉडी। ठीक है, ये कब जारी की जाती है? मान लिया किसी व्यक्ति को बंधक बनाया गया है या फिर उसको जेल में डाला गया है। ठीक है, तो वो व्यक्ति या तो खुद अप्लीकेशन दे सकता है इसके खिलाफ कि साहब मतलब मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है कुछ भी। ठीक है, या फिर उसके बिहाफ पे कोई और भी अप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, तो अगर वो एप्लीकेशन देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके ऊपर विचार करेगी, और अगर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है तो वो फिर रिट जारी करेगी। कौन सी? हीबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होगा कि उस आदमी को जो कोर्ट के जज होंगे उनके सामने पेश किया जाए। ठीक है,
और फिर वो देखेंगे आगे जो भी केस रहेगा। लेकिन इसमें इसका मतलब है कि ये देखने की इसमें ज़रूरत होती है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था वो भी ठीक ठाक हालत में है, जिंदा है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए टू प्रोड्यूस विद बॉडी हीबियस कॉर्पस की रिट में ये काम होता है। ठीक। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो सिस्टम है, मतलब कुछ ऐसे केस जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन जानते हो ना आप, जैसे एप्सपा वाला जो कानून है उसमें ये होता है कि किसी को शक के आधार पे भी आप पकड़ सकते हो या फिर उसके ऊपर गोली मार सकते हो। अगर आपको ये भी मतलब वो डिस्टर्ब्ड एरिया में लगाया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में। और उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पे आपको शक भी है तो जो मिलिट्री है या जो अर्ध सैन्य बल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और इसलिए इसके अगर वो ऐसा एक्शन लेते हैं तो भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। और कार्रवाई जो होगी भी तो वो मिलिट्री खुद करेगी अपने आप, मतलब वो कोर्ट में कुछ आप उनके खिलाफ केस नहीं चला सकते। तो जैसे उस केस में भी ये वाली जो रिट है वो काम करती है। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ गए, कोई आदमी अगर जेल में डाला गया था या फिर बंदी बनाया गया था, चाहे वो किसी पब्लिक अथॉरिटी के मतलब कि पुलिस के द्वारा बनाया गया या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को कहेगा कि उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश किया जाए। ठीक है, तो ये रिट है हमारी हिबियस कॉर्पस। दूसरी है मैंडेमस। मैंडेमस परमादेश भी कहते हैं इसे। मतलब इसमें क्या है कि जैसे कोई पब्लिक ऑफिशियल है, आईएएस अधिकारी, ठीक है, इंस्पेक्टर, कुछ भी हो सकता है, और बॉडी पब्लिक बॉडी है कोई, ठीक है, ग्राम पंचायत या जो भी पब्लिक बॉडीज़ हैं, कारपोरेशन हो कोई, या इन्फीरियर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, या गवर्नमेंट खुद सरकार, ठीक है, इनमें से कोई भी संस्था हो, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कौन सी रिट जारी कर सकती है? मैंडेमस, जिसका मतलब है कि वो उसे कह सकती है कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। वो भी खासतौर से ऐसे केस में कि अगर ऐसी कुछ शिकायत उनके पास पहुंची हो कि वो उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी नहीं की है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे काम सौंपा हुआ था उस बॉडी को उसने वो पूरा नहीं किया है, तो उस केस में उसके खिलाफ या उसके लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? मैंडेमस। ठीक है, और ये इन सब चीज़ों के लिए तो अप्लाई है जिसकी मैंने अभी बात की। और किसके लिए अप्लाई नहीं है? प्राइवेट अथॉरिटीज़ के लिए, प्राइवेट बॉडी के लिए अप्लाई नहीं होती है वाली रिट। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए आप, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी को भी अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए निर्देश दे सकती है अगर वो पब्लिक बॉडी हो कोई। ठीक है, तो वो मैंडेमस है। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वो दोनों अपने से नीचे वाली अदालतों को क्या कहेंगी कि अगर मान लिया कोई उनके पास केस आया और उन्होंने उसके ऊपर फैसला सुना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगा कि जो मुझसे निचले वाली कोर्ट थी इसने जो फैसला सुनाया है ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। अधिकार क्षेत्र से बाहर मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, सबके राइट्स पहले ही मतलब सबके नियम कानून सबकी अधिकार सीमा तय कर दी गई है कि इसके अंदर ही रह के आपको काम करना है। और अगर उसके बाहर जाके वो कुछ काम करें, ठीक है, तो ऊपर वाली कोर्ट क्या रिट जारी कर सकती है? कौन सी? प्रोहिबिशन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था सीपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट में कि ऐसी कौन सी रिट है जो सिर्फ लोअर कोर्ट मतलब सिर्फ कोर्ट के खिलाफ ही जारी की जाती है, किसी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ नहीं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन। ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करती है। ठीक है, किस केस में? अगर उसने निचले वाली कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन या जो उसका अधिकार क्षेत्र था उससे बढ़ के कुछ काम कर दिया, ठीक है, जो उसका अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं ऐसा कुछ काम, तो उस केस में प्रोहिबिशन की रिट जारी की जाती है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के खिलाफ नहीं जारी की जाती। ठीक है, चौथी जो हमारी रिट है वो है सर्टियोररी, सर्शियरी, कुछ भी पढ़ो इसे, मतलब ध्यान रखना ये स्पेलिंग है। ठीक है, सर्शियरी पढ़ता हूँ मैं तो इसे, खैर, तो जो भी है ये क्यूरेटिव रिट कही जाती है। क्यूरेटिव रिट मतलब मान लिया कोई लोअर कोर्ट जो थी उसमें उसने कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर कुछ फैसला सुना भी दिया। जैसे पिछले वाले प्रोहिबिशन में क्या था कि कुछ उसके पास केस आया था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट या जो ऊपर वाली जो कोर्ट थी उसने कहा कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिए तुम ये काम ना करो। ठीक, लेकिन सर्शियरी में क्या है? सर्शियरी में कि जो नीचे वाली कोर्ट है उसने फैसला मान लिया, पहले सुना भी दिया अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके, ठीक है, तो उस केस में जो ऊपर वाली कोर्ट होगी तो वो क्या करेगी? उस ऑर्डर को अमान्य घोषित कर देगी। ठीक है, वो स्क्वैश कर देगी उस ऑर्डर को, या फिर वो क्या कर सकती है? उस ऑर्डर को मतलब उस केस को अगर अभी फैसला नहीं सुनाया गया तो अपने ऊपर
ट्रांसफ़र कर सकती है, अपने पास ले सकती है। ठीक है, तो सर्चियरी में यही है, क्यूरेटिव रिट है। क्यूरेटिव मतलब अगर पहले कुछ एक्शन लिया जा चुका है तो उसका क्योर किया जाता है इसमें। ठीक है, इस तरह आप ध्यान रख सकते हो। तो हायर कोर्ट इश्यूज लोअर कोर्ट, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट होगी तो हाई कोर्ट को कर सकती है, और हाई कोर्ट अगर होगी तो वो अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उनके लिए जारी करती है। ठीक है, तो ये है। पांचवा जो है वो है क्वो वारंटो। इसका मतलब होता है बाई वॉट वारंट। इसका मतलब ये कि अगर कोई पर्सन या कोई अथॉरिटी किसी ऐसे ऑफिस में जाके बैठ जाए जिसमें जाने का उसके पास अधिकार नहीं है, ठीक है, और फिर वहाँ पे काम करने लगे, तो फिर ये रिट जारी करी जाती है ताकि उसको उसके काम से हटाया जा सके। ठीक है, उसे रोक दिया जाता है उस काम को करने से। जैसे मान लिया कल कोई, आप जैसे इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैंकिंग में पीओ बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल को वहाँ जाके कोई आदमी बिना कोई रिटर्न पास किए कुछ करे वहाँ जाके बैठ जाए, ठीक है, IAS अधिकारी जाके वहाँ पे कहने लगे कि मैं IAS अधिकारी हूँ और मेरे लिए तुम ये काम करो। ठीक है, इस तरह से अगर कोई अपनी वो करने लगे, जाके वहाँ पे बात चलाने लगे, तो फिर उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी होगी ऐसे केस में, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो वो को वारंटो, ठीक है, तो वो कहेगी कि तुम्हारी तो अथॉरिटी नहीं है, तुम किस लिए ये काम कर रहे हो। ठीक, तो इस केस में ये वाली रिट जारी की जाती है। तो ये 5 रिट हैं फंडामेंटल राइट्स के, जिनका फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लगा सकती हैं। ठीक है, और चाहे HC SC दोनों ही इनको जारी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको इन रिट्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद अब अगला जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ड्यूटी, उसको हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने कुछ रिट्स की बात की, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ऐसे काम हैं जो सरकार को नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए मतलब जैसे जो हमारे जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके कुछ अधिकार दिए जाते हैं उनको डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो उन कुछ मूलभूत अधिकार हैं जिनमें गवर्नमेंट को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनसे दूर रहना गवर्नमेंट को, और अगर वो छेड़छाड़ करेगी उन फंडामेंटल राइट्स में आम आदमी के, तो फिर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये उसको पावर दी गई है। तो एक तरीके से जो निगेटिव होते हैं गवर्नमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसके विपरीत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो होते हैं स्टेट के लिए पॉजिटिव या स्टेट के लिए डूज होते हैं। ठीक है, मतलब वो कुछ ऐसे काम जो सरकार को करने चाहिए, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन सरकार को इससे उम्मीद की जाती है कि वो ये काम करे। ठीक है, तो खैर वो हम बात करेंगे इस बारे में। ये वीडियोस मैंने बनाए, माई सेल्फ धीरज सिंह, आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। शुरू करते हैं। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट कुछ दिशा दिखाने वाले कुछ सिद्धांत हैं ये। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं, और आयरलैंड से इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये कुछ ऐसे काम है जो सरकार को करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे कि वेलफेयर वर्क्स, समाज कल्याण के कुछ काम, सोशल काम है इसमें, पॉलिटिकल काम है, और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, आर्थिक तौर पर न्याय की बात। तो ये सब काम गवर्नमेंट को करने चाहिए। ठीक है, तो वो सब काम इसमें दिए गए हैं। ये जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल कहने का मतलब कि अगर कोई इसमें कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो सरकार को करने को कहा गया है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, लेकिन वो लगाया नहीं गया अब तक, आज़ादी के इतने साल बाद भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो लगाया नहीं किसी सरकार ने तो उसके खिलाफ कोई केस कर देंगे हम जाके, या फिर जनता कोई केस कर सकती है। ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है, मतलब जो चीज़ें दी गई हैं सिर्फ आपको एक तरीके से सलाह है कि आपको ये करना है। ठीक है, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए स्टेट शुड डू दैम। तो यहाँ पे शुड लगा हुआ है, मतलब कि ये काम सरकार को करना चाहिए। ठीक, ऐसा क्यों किया, इसको मतलब लीगल पावर क्यों नहीं दी, या फिर ये बाध्यता क्यों नहीं डाली गई, तो इसका जवाब ये है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम देश के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको लगा पाए। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनको लगा कि धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा मजबूत होना शुरू होंगे। अभी तो बहुत हालत पतली थी, बहुत गरीब थे उस टाइम। ठीक है, एकदम आज़ाद हुए थे, तो धीरे धीरे जैसे आगे विकास की तरफ हम बढ़ेंगे तो फिर जो राज्य होंगे, केंद्र होंगे, उसके पास संसाधन आ जाएंगे, फिर वो अपने आप इन्हें ये कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। जैसे आर्टिकल 40 जो है वो विलेज, और उसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइज करो पंचायत। पंचायत मतलब विलेज के लेवल पे विलेज पंचायत, और शहर में भी पंचायत आपको ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है, ये करना चाहिए। तो बाद में क्या किया, देखिए पंचायत क्यों ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन पावर का बहुत ज़रूरी होता है, मतलब किसी एक हाथ में अगर पावर केंद्रित रहेगी तो वो तो फिर वो होगी, क्या कहते हैं उसे,
तानाशाही हो गई, ठीक है। तो इसलिए सबसे बहुत ज़रूरी है किसी एक आदमी के हाथ में ताकत ना दे के हम ताकत को बांट दें। जैसे इसलिए लोकल लेवल पे ताकत को बांटने की बात जब होती है तो फिर विलेज के लेवल पे होता है, पंचायत की बात आती है कि क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है। अब अगर कोई डीएम बैठ के उनके लिए नियम कानून बनाएगा तो वो शायद उतने अच्छे से उनकी ज़रूरतें को नहीं समझते हैं जितना लोकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोकल लोग खुद मिल के अपने लिए समस्याएं अपनी आगे रखें, फिर उनके हिसाब से ही फिर कुछ नियम कानून बन के नीचे आएँ और पालन हो, और वो विलेज पंचायत खुद ही एग्जीक्यूट भी कराए, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के इस तरह ताकत जो बांट दी जाती है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है। तो इसलिए पंचायत की ज़रूरत महसूस होती है। तो इसलिए ग्राम पंचायत जो बनाने के लिए कहा गया था आर्टिकल 40 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के में जो डिफरेंट स्टेट्स थे उनको लगा कि हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी है, ऐसा करना ही चाहिए। तो बाद में फिर 73वां अमेंडमेंट पारित किया गया 1992 में, और उसके द्वारा विलेज पंचायत को स्टैट्यूटरी बना दिया गया, मतलब उसको संविधान से जोड़ दिया गया। तो अब ये चूंकि एक्ट बन गया तो अब ये करना ही है। उससे पहले कोई बाध्यता नहीं थी राज्य सरकारों के लिए, लेकिन चूंकि 73वें अमेंडमेंट के बाद ये एक्ट बन गया तो अब तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है, और उनके खिलाफ फिर एक्शन हो सकता है। तो इसलिए 73वां अमेंडमेंट क्या था, विलेज पंचायत को जोड़ने के लिए बारे में था, और इससे 11वां शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले कि 8 शेड्यूल थे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली बना था, उसके बाद उसमें फिर अब 12 हैं, मतलब 4 जोड़े गए हैं। तो जो 11वां है उसमें किसकी बात है, ग्राम पंचायत की, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो 74वां अमेंडमेंट था। उससे जो शहर में ये म्यूनिसिपैलिटी आप देखते हो, ठीक है, अपन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब किस में आया है इसके बारे में बात, 74वें अमेंडमेंट में, और ये भी 12वें शेड्यूल में है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत 11वां शेड्यूल और ये म्यूनिसिपैलिटी 12वें शेड्यूल में, ठीक है। तो आर्टिकल 40 को इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई। उसी तरह आर्टिकल 38 जो है वो बात करता है सिक्योर अ सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस और मिनिमाइज इनइक्वलिटी, ठीक है। तो ये ऐसा काम है, सरकार से उम्मीद करी जाती है कि वो ऐसी कुछ योजनाएं बनाए, और सरकार ऐसी योजनाएं बनाने की कोशिश करती भी है। जैसे आप देखते हो मनरेगा है, ठीक है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ काम मिले 100 दिन का 1 साल में। और उसी तरह पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें गेहूँ चावल ये सब बहुत सस्ते दामों पे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो वो कोशिश की जाती है गरीब आदमियों को थोड़ा सा आप कम से कम बेसिक कुछ नेसेसिटीज़ तो उपलब्ध कराओ, ठीक है। तो ये सब काम सरकार से उम्मीद की जाती है। जैसे आर्टिकल 38 में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ है, ये सब आपको याद नहीं होनी चाहिए। जैसे 39 वायो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मेन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 41 में क्या है, राइट टू वर्क, ठीक है, और राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के बारे में देखिए, जैसे इसमें कहा गया है कि बच्चों को आप एजुकेशन प्राप्त कराइए, तो ये स्टेट से उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा करें, ठीक है। तो अब चूंकि राइट टू एजुकेशन की बाद में ज़रूरत महसूस की गई, ये माना गया कि इसको तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देनी चाहिए, ठीक है। तो फिर बाद में इसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करा दिया गया। कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 21A में इसको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रख दिया गया। और कौन से अमेंडमेंट से, तो 86th अमेंडमेंट 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन अब क्या है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के अंतर्गत, ठीक। और आर्टिकल 41 में जो है इसकी बात थी, और आर्टिकल 45 में भी राइट टू एजुकेशन का थोड़ा सा जिक्र किया गया है, ठीक है। 41 के बाद अगला इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा है, आर्टिकल 44। इसमें क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि मतलब स्टेट सरकारों से उम्मीद की जाती है केंद्र सरकार से कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना लेगी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसमें यह है कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन हम सबके लिए एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैरिज के रूल्स अभी क्या है कि सबके अलग अलग हैं, ठीक है, मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, ठीक। तो वो सब हटा के सबके लिए एक सिस्टम, ठीक है, सबके लिए एक ही चीज़ का पालन होगा। लेकिन ये अभी तक लगाया नहीं जा सका, क्यों, एक तो ये पॉलिटिकल इश्यू बन गया बहुत, ठीक है, चुनावी मुद्दा, चुनाव से जोड़ के देखा जाने लगा है। दूसरा इसे लगने के साथ दिक्कत ये है कि जैसे मुस्लिमों में एक साहबानो केस हुआ था। साहबानो केस क्या था कि जिसमें जैसे पति ने पत्नी को तलाक दे दिया, तो साहबानो नाम की जो थी उनको तलाक दिया गया था, और उनको फिर वो मुआवजा नहीं दे रहे थे। मुआवजा मतलब एलिमनी बोला जाता है जिसे, कि आप कुछ उनके खर्चे के लिए कुछ पैसा दो। तो वो मुआवजा देने से इनकार कर रहे थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरवाजे खटखटा दिया। तो वहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट में जब वो गई,
और फिर उन्होंने केस लड़ा काफ़ी टाइम तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया था कि इनको इनके पति के लिए बाध्यता है कि वो मुआवजा दें, ठीक है। लेकिन जबकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके हिसाब से वो जो इंटरप्रेट करते हैं मुस्लिम नियम कानून को, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा पति के लिए बाध्यता नहीं है कि वो पत्नी को ऐसे दे ही मुआवजा। तो बाद में जब प्रेशर पड़ने लगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो फिर उसने चेंज करा दिया ये रूल, ठीक है, और ये नहीं बनाया जा सका। तो ये शाहबानो केस एक एग्जांपल है कि इस तरह के केसेज यूनिफॉर्म सिविल कोड बताते हैं कि इंडिया में लगाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतनी सारे ट्राइब्स हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, इतने लोग मिलके रहते हैं, सबका अलग अलग मानने की वाली बातें सबकी अलग हैं, अलग अलग चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो फिर इसलिए लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन इंडिया के एक स्टेट में लागू है, किसमें? गोवा में, ठीक है। और गोवा में डाउरी एक्ट भी लागू है, ठीक है। डाउरी एक्ट मतलब बिल्कुल अच्छे से पालन होता है, वहाँ डाउरी नहीं दी जाती है, दहेज नहीं दिया जाता। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और इसी का ए पार्ट में क्या है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सब काम उम्मीद की जाती है कि ऐसे कुछ एक्ट बनाए जाएंगे जो इनको सेव करने का काम करें। और बाद में ऐसा हुआ भी, 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया, जिसमें जंगली जानवरों के शिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, ठीक है। आर्टिकल 49 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स प्लस हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक प्लेसेज, ठीक है। जो धरोहर, विश्व धरोहर या भारत की जो धरोहर वाली वो हैं, जैसे रेड फोर्ट हुआ, ठीक, या फिर लाल किला, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल में क्या है, तो ये आप एक बार देख के याद रखने की कोशिश करना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द नेक्स्ट लेसन इन द सीरीज फॉर इंडियन पॉलिटी, प्रेजेंटेड बाय मी, माई सेल्फ इज धीरज सिंह, और आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए, ये जो लेसन है इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स को देख लिया, उसके बाद फिर हमने देखा क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम पहुंच गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। तो ये क्या चीज़ है? जो डेमोक्रेसी है उसमें तो नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं, तो फिर ड्यूटीज़ का क्या मतलब? क्या ड्यूटी करने के लिए हम उनको बोलेंगे कि आप ये काम करो, वो काम करो, ठीक है। ड्यूटीज़ देने का काम तो किस में होता है? जो सोशलिस्ट राष्ट्र होते हैं, ठीक है, समाजवादी जो राष्ट्र हैं, उनमें नागरिकों के ऊपर होती है जिम्मेदारियाँ, ठीक है। जैसे कि यूएसएसआर था पहले, जो रशिया है अभी, पहले संयुक्त था, बाद में टूट गया था 1991 में, उससे पहले संयुक्त था, तो यूएसएसआर उसे बोला जाता था, सोवियत संघ। तो खैर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत कैसे महसूस हुई है, और ये क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी? तो इसका जवाब है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, इनको बाद में जोड़ा गया है अमेंडमेंट करके, ठीक। तो इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो देखिए, हुआ ये कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो 1971 में बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, बांग्लादेश के वजह से, बांग्लादेश का जो केस हुआ था, फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ था जिससे। तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे इमरजेंसी लगाई गई थी युद्ध के चक्कर में 1971 में, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई कुछ दिन बाद, ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई, जो भारत की डेमोक्रेसी का काला अध्याय भी माना जाता है, ठीक है, जिसमें प्रेस को रोक लगा दी गई, प्रेस के ऊपर, ठीक है, अखबार छपने बंद, ये सब, ठीक। जो मतलब कि लोग विरोध कर रहे थे उसको दबाने के लिए कौन सी इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी? 1975 में, और 2 साल रही, 77 तक, ठीक है। तो वो लगाई गई थी। अब उस टाइम क्या हुआ कि जब विरोध हो रहा था, ठीक है, तो विरोध के टाइम पब्लिक डिसऑर्डर की हदें पार हो गई, ठीक है। मतलब लोग पटरियाँ तोड़ रहे हैं ट्रेन की, ठीक है, और तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ केस हुए, ठीक है। ये तो अभी भी आप देखते हैं कि ऐसा होता ही है, ठीक है। तो इसके लिए तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की जो थी उस टाइम की सरकार, उनको लगा कि कुछ ड्यूटीज़ जैसे कि सोवियत संघ में होती हैं, ऐसी कुछ ड्यूटीज़ हमको अपने सिटीजन्स को देनी चाहिए, जो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो उनका पालन करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐड करें, ठीक। तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे अपनी रिपोर्ट देने के लिए। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पे 42वां अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ 1976, और इससे आर्टिकल 51A के अंतर्गत पार्ट 4 में जोड़ा गया किसे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी? 10, ठीक है। तो 10 कुछ मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए रखे गए थे, ठीक है।
तो फिर से मैं, आप ध्यान रखना, देखिए ये जो 42वां अमेंडमेंट है ना, ये पिछले भी लेसन में आपने देखा होगा 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, कई चीज़ें इससे हुई हैं। 42वें अमेंडमेंट से ही प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है, इंटीग्रिटी और वो सब। तो ये कई बार आ चुका है, और ये हुआ ये था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कई सारे चेंज कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 42वां अमेंडमेंट लगा के। बल्कि ये अमेंडमेंट एक्ट इतना बड़ा था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, 42वां जो एक्ट था, ठीक है। उसके बाद फिर इमरजेंसी लगाई उन्होंने, और उसके बाद फिर जब चुनाव हुए तो बहुत बुरी हार हुई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की, और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, ठीक है। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई की आई, उसने सबसे पहले क्या काम किया कि जितने भी उल्टे नहीं, मतलब जो भी कानून, नियम कानून उन्होंने इससे लगाए थे 42वें अमेंडमेंट से, जो चेंज किए थे इंदिरा गांधी सरकार ने, ज़्यादातर उन्होंने रिवर्स कर दिया, मतलब कि फिर जैसे पहले था वैसे ही कर दिया, कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो 44वें अमेंडमेंट से उन्होंने ज़्यादातर चीज़ों को रिवर्स किया है। हाँ, लेकिन ये चीज़ उन्हें भी लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको नहीं छेड़ा। ये आर्टिकल 51 में अभी भी है, पार्ट 4 के अंतर्गत। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी? 10। तो 10 जोड़ी गई थी उस टाइम। तो अच्छा, पार्ट 4 में था क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे, कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक, हमने पिछले लेसन में देखा। और 51 में चूंकि जगह तो थी नहीं वहाँ, तो इसलिए 51A में करके इन्होंने किसको जोड़ दिया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और पार्ट 4 में ही पार्ट 4A करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए जोड़ दिया है, ठीक। तो इतना बात होगी। इसके बाद क्या हुआ? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। किस तरह की थी? जैसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो नागरिक हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो संविधान के आधार पर चलेंगे। तीसरा है प्रोटेक्ट सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार की संप्रभुता, भारत देश की संप्रभुता और इसकी एकता का सम्मान करेंगे, ठीक है, या उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पता चला खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है पंजाब में कि हमको अलग होना है, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में मांग चल रही है कि नागालैंड को अलग देश बना दो, तो ये सब नहीं। नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वो मिलजुल के रहेंगे एक साथ, ठीक है। और 8वां है डेवलप। बहुत सारे हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कुछ कुछ, ताकि तब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि इतना डीप में इससे पूछता नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। जैसे 8वां है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, कि आपको विज्ञान का नज़रिया पैदा करना चाहिए, हर एक सिटीजन से उम्मीद की जाती है, ठीक है। वो तर्क का इस्तेमाल करे, अंधविश्वासों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। उसी तरह जो 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहती है कि स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन विच एवर स्फीयर यू आर, मतलब आप किसी भी एरिया में हो उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, एक्सीलेंस की तरफ जाने की कोशिश करें। जो बाबा रणछोड़ दास 3 इडियट्स में कहते हैं, वो उससे पहले ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया हुआ है, ठीक है, 10वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। तो खैर इस तरह से ये तो एनसीईआरटी की बुक पे भी लास्ट में सबसे शुरू में ही दी हुई होते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटी, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या ड्यूटीज़ हैं जो हमसे उम्मीद की जाती है, जो हमको पालन करनी है। खैर, और मोनूमेंट का जो मतलब कि धरोहर हैं उनको हमें गंदा नहीं करना चाहिए, ऐसी भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। जबकि लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आशिक अपने नाम लिख देते हैं जाके लाल किले पे, या फिर कुतुब मीनार पे आप जाके देखेंगे। तो ये सब चीज़ें उम्मीद की जाती है कि ये ड्यूटीज़ है हमारी, कि हम अपने दिमाग से अपने लॉजिक लगा के ऐसे काम ना करें, ठीक है। और ये भी नॉन इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसे हम अगर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप ना करें एक सिटीजन, तो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती सरकार, ठीक है। तो ये जस्टिसिएबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जाती है कि हम लोग ऐसा करेंगे ताकि हमारा देश आगे से आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 10 ड्यूटीज़ पहले थी, एक ड्यूटी बाद में जोड़ी गई, कौन सी? 86वां जो अमेंडमेंट हुआ था, 86वां अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में 2002 में। और उसमें क्या कहा गया, सॉरी 2003 है शायद, तो इसमें थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं किस साल हुआ था, बस ये 86वां अमेंडमेंट, उससे 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई। और वो क्या थी कि अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को, 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसको कंपलसरी नहीं, मतलब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो स्कूल में भेजें बच्चों को अपने पढ़ने के लिए। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि राइट टू एजुकेशन पास किया गया था, आर्टिकल 21A के अंतर्गत लाया गया था, जिसमें ये कहा गया कि 8 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सब बच्चों का इसका अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। तो अगर बच्चों का कुछ अधिकार है तो माता पिता की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसलिए 11वीं ड्यूटी ये गार्जियंस के लिए जोड़ दी गई कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित करें, स्कूल में भेजें। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, पता आपको होना चाहिए इनके बारे में। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है। और कहाँ से लिया गया था इनका कंसेप्ट? यूएसएसआर से, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो ये है। इसके बाद अब हमारा यूनियन का सिस्टम शुरू होगा। यूनियन सिस्टम मतलब
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या ताकत है, क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं, वो सब हम आगे आने वाले लेसन में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी के लिए जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं उसमें नया लेसन है जिसमें हम राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बात करेंगे, या प्रेसिडेंट का जो पद है वो होता क्या है, तो वो सब चीज़ें किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ये वीडियोस मैंने बनाए हैं, माई सेल्फ धीरज सिंह। आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको ये लेसन पसंद आए तो कंट्रीब्यूट करें। प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं, राष्ट्रपति। मैंने आपको सबसे पहला जो लेसन इस सीरीज़ का था वो ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था के बारे में था। उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में जो महारानी का पद है उसी तरह इंडिया में प्रेसिडेंट का पद है। मतलब ये दोनों नॉमिनल हेड कहे जाते हैं, कि नाम मात्र के ही हेड होते हैं। मतलब कि देश के जितने भी काम होंगे, जितने भी नियम कानून बनेंगे होंगे इन्हीं के नाम से, लेकिन इनको पावर ज़्यादा नहीं दी गई है। ठीक है, इनका काम है बस कि इनके पास अगर कोई बिल आता है लोकसभा राज्यसभा से पास होके, तो इनको सिर्फ उसको साइन करना है। और ये तो बाकी पावर बहुत कम दी गई है, लेकिन जो भी कुछ काम होता है वो इन्हीं के नाम से होता है। तो नॉमिनल हेड इसलिए बोला जाता है। और दूसरा, प्रेसिडेंट के पद का फ़ायदा क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमारी जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मुख्य पावर किसके हाथ में केंद्रित है, वो प्रधानमंत्री के। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर्स हैं, लेकिन उसके ऊपर चूंकि नाम किसके नाम से होता है सब काम, प्रेसिडेंट के। तो एक तरीके से मोरल प्रेशर रहता है प्रधानमंत्री के ऊपर, कि मेरे ऊपर भी कोई आदमी बैठा हुआ है मुझसे बड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा इसके हक प्लस पॉइंट भी आप कह सकते हो प्रेसिडेंट के पद के होने का। ठीक है, और दूसरा इसकी कुछ जो ताकत भी हैं वो हम अभी बात करेंगे इस लेसन में, कि क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। दूसरा, इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है। रिपब्लिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है या जो यहाँ के हेड ऑफ स्टेट हैं, सबसे बड़ा जो पद है वो चुना जाता है, चुन चुन के उसको रखा जाता है। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, तो इसलिए इंडिया का रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कोई भी देश तभी रिपब्लिक होगा अगर उसका जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो अगर चुना जाए। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, और आर्मी का कमांडर इन चीफ भी होता है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों का कौन है हेड, प्रेसिडेंट। और अब देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि तीनों का हेड है, मान लिया अगर कहीं दूसरे देश के ऊपर युद्ध करना हो, ठीक है, या ऐसे जो भी डिसीजन लेगा, तो यहाँ से देखने में लगता है कि कौन लेगा, प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट काम करते हैं किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की। उसका मतलब जो भी एक्शन होता है वो कुल मिला के प्रधानमंत्री की मर्जी से ही होता है। प्रेसिडेंट तो बस मतलब नाम मात्र के लिए ही होते हैं। ये सब डिसीजन डायरेक्ट पीएम लेते हैं। खैर, इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम होता है। जो भी एमपी और एमएलए चुन के आते हैं, जैसे एमपी, इलेक्टेड एमपी का मतलब लोकसभा के अंदर के जो एमपी हैं और राज्यसभा के अंदर के जो चुने गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, उनको हम नहीं गिन रहे हैं। जो भी इलेक्ट हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको हम सबको गिन रहे हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में। उसी तरह एमएलएज जो इलेक्ट होके आए हैं, मतलब कि जो स्टेट की राज्यसभा है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके जो सदस्य हैं, जो चुने हुए सदस्य हैं, वो सब मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, और तो यही है। और पार्लियामेंट जो है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पार्लियामेंट के क्या तीन, पार्लियामेंट किससे मिलके बनी है। ठीक है, तो उसमें विकल्प होंगे लोकसभा, या फिर लोकसभा प्लस राज्यसभा, या फिर लोकसभा राज्यसभा और प्रधान राष्ट्रपति, इस तरह, और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी पार्लियामेंट का एक अभिन्न भाग है। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट के जो सीजन चलते हैं वो सब प्रधानमंत्री की अनुमति से ही होता है सब काम। और अनुमति से कहने का मतलब कि उनके नाम से होता है। ठीक है, और दूसरा, मतलब लोकसभा राज्यसभा में कोई नियम अगर पारित हो भी गया, तब भी जब तक प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर ना करे तो तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो इसलिए पार्लियामेंट के तीन पार्ट माने जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से उम्र अधिक होनी चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पे ना हो, प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो जैसे। लेकिन हाँ, एमपी एमएलए वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा किसी, जैसे ऐसे नहीं कि कुछ आईएएस अधिकारी या किसी जॉब से पैसे ऐसे ना ले रहे हों, या किसी संस्था के अध्यक्ष, ऐसी संस्था के अध्यक्ष जहाँ से उनको वेतन मिलता हो, तो वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने की। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। टेन्योर कितना होता है, जनरली 5 साल का होता है। ठीक है, यूजुअली मतलब होता ही 5 साल का। ओथ, मतलब वो जो ओथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, वो किसके सामने लेते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। ठीक है,
और रिजाइन अगर करना हो तो किसको करेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। एसएससी डायरेक्ट पूछता है ये कि किसके सामने ओथ लेते हैं और किसके रिजाइन करते हैं। अच्छा, अगर मान लिया प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाएं या उनका निधन हो जाए तो उस सीट को कौन भरेगा, फिर प्रेसिडेंट का काम उस टाइम तक कौन करेगा, क्योंकि उनके नाम से ही सब काम होना है, इसलिए पद एकदम भरा जाता है। और कौन भरता है उसको, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम उपलब्ध ना हो, देश विदेश में कहीं घूमने गए हो, तो उनकी जगह फिर किसको रखा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और ऐसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे जो जिनको प्रेसिडेंट बनने का अवसर मिला था, तो इसका आंसर है M हिदायतुल्ला। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर चीफ जस्टिस भी अवेलेबल ना हो तो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सीनियर मोस्ट SC का, सुप्रीम कोर्ट में 30 जज होते हैं, उसमें जो सीनियर मोस्ट होगा उसको रख देंगे। खैर, अगर हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहें, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, तो इसके लिए प्रोसेस है इम्पीचमेंट, और बहुत ही मुश्किल सा प्रोसेस है। कैसे होता है इसमें, आर्टिकल 61 में इसका जिक्र किया गया है क्या प्रोसेस है। और प्रोसेस इसका कारण क्या होना चाहिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी बेस पे हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उन्होंने कुछ काम किया है। ये प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, USA से। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, 1/4 सदस्यों की आपके पास वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसे, 1/4 लोग तैयार होने चाहिए कि ऐसा कोई रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। ठीक है, 1/4 लोग अगर तैयार होंगे तो ऐसा रिजोल्यूशन आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। ठीक, एक हाउस जो प्रेजेंट करता है उससे दूसरा हाउस इसका इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, और इसको पेश करने से 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस भी देना पड़ता है कि आपके खिलाफ बम फोड़ने वाले हैं हम। ठीक है, खैर, और दूसरा मतलब आपने पेश कर दिया, कौन पास कैसे होना चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में भी क्या, जो कुल सदस्य हैं, मान लो 545 के आसपास, 545 सीट्स हैं अभी लोकसभा में, तो उसका 2/3, ठीक है, उसका 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए कुल संख्या की जितनी। तो तभी जाके जब दोनों पास करेंगे इससे, तो तब जाके वो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकेगा। तो इसलिए कुल मिला के बहुत मुश्किल सा एक प्रोसेस बनाया गया है, इसलिए आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं हटाया गया, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, और ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब पूरी तरह से जुडिशियल नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, और सबसे पहले ऐसे एक राष्ट्रपति जो बिना किसी ओपोजिशन के चुने गए, मतलब उनके खिलाफ कोई दूसरा सदस्य खड़ा ही नहीं हुआ, तो वो थे संजीवा रेड्डी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक ऐसे राष्ट्रपति जो बने जो किसी पार्टी की तरफ से, ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी पार्टी की तरफ से नहीं थे, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो उसका आंसर है VV गिरी। ठीक है, तो ये दो कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद इसके अलावा प्रेसिडेंट बहुत से पदों पे नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट किया जाता है, और कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और एक बार PM चुन लिया गया तो PM फिर सिफारिश करेंगे, और उसके आधार पे प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करते हैं, मिनिस्टर्स को, अपॉइंट करते हैं। तो PM मिनिस्टर दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। अच्छा, अपॉइंट होते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ही किसी को भी PM अपॉइंट कर देंगे प्रेसिडेंट। भाई जो सबसे बड़ी पार्टी होगी लोकसभा में, जो सबसे ज़्यादा सीट जिसके पास होंगी, उसका जो हेड होगा उसी को बुला के करेंगे ना। तो मतलब, लेकिन ये है कि हाँ, इनके थोड़ा सा डिस्क्रेशन भी होता है इसमें, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाते हैं इसमें। तो ये है। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी यही अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सबके जितने भी जज हैं उन सबको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कैग का जो सदस्य है, कैग का जो पद है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट करने का काम करता है। ठीक है, चाहे वो राज्य सरकार के खर्चे हों या केंद्र सरकार के जो खर्चों की फाइल है, उनको कौन ऑडिट करता है, CAG, उसको भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक, उसी तरह अटॉर्नी जनरल जो है वो केंद्र सरकार का वकील होता है, जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है हर केस में, उसको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन है उसके अध्यक्ष होते हैं, उसको भी यही करते हैं। और इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं, उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं वो भी इनके द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। फाइनेंस कमीशन बनता है हर 5 साल बाद। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच टैक्सों का बंटवारा करना, तो उसका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और उसी तरह UPSC जो IAS का एग्ज़ाम कराती है, या लेफ्टिनेंट और बहुत सारे एग्जाम कराती है, CDS NDA, उनके चेयरमैन भी, और चेयरमैन के अलावा अन्य सदस्य भी, वो सब भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और उसी तरह एम्बेसडर जो अलग अलग देशों में जाते हैं उनको भी
प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो बहुत लोगों को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीईसी को कौन अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल, आपको पता होना चाहिए कि किसको कौन करता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अगले लेसन में इनके पावर्स के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। पिछले लेसन में हमने बात की कि प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे चुने जाते हैं और किस आर्टिकल में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा गहराई में पूछता नहीं है, इसलिए मैंने उतना लंबा प्रोसेस भी नहीं बताया था कि कैसे प्रेसिडेंट को चुना जाता है, क्या वोट की वैल्यू होती है। उतना डीप में नहीं आता है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट है क्या, ठीक है, और किसको इस्तीफा दे सकते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स लिमिटेड हैं, लेकिन कौन कौन सी पावर्स हैं, तो वो चीज़। ये वीडियोस मैंने बनाए हैं, माई सेल्फ इज़ धीरज सिंह। आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो, और अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। देखिए, यहाँ पिछले लेसन में ही मैंने आपको बता दिया था ये कि प्रेसिडेंट बहुत से लोगों को अपॉइंट करता है। किन किन को? प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी, और कैग को, अटॉर्नी जनरल को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और इसके अलावा अदर जो 2 कमिश्नर होते हैं उनको, गवर्नर, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को, चेयरमैन को, यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन को, और इसके अलावा एम्बेसडर को। तो इन सबको अपॉइंट करते हैं। एक तो यही उनकी जिम्मेदारी या उनकी एक ताकत होगी। दूसरा क्या काम करते हैं, देखिए, कोई भी बिल अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, ठीक है, पहले लोकसभा से पास हुआ या राज्यसभा से, दोनों से पास होने के बाद वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक, प्रेसिडेंट के सामने अब क्या रास्ते हैं? सबसे पहला तो ये कि वो उसके ऊपर साइन कर दें। अगर वो साइन कर देते हैं, उसे उनको लगा कि बिल्कुल सही है, कोई इसमें सुधार की ज़रूरत नहीं है, तो साइन करते ही वो बन जाता है लॉ। ठीक है, तो पहला तो तरीका यही है कि वो साइन उसके ऊपर कर दें। दूसरा तरीका है कि वो साइन उसके ऊपर ना करें। साइन ना करें मतलब उसको मना कर दे कि नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं नहीं साइन करके मैं ऐसे नहीं करता हूँ पास। तो ऐसा कब होगा? ऐसा वो तभी कर सकते हैं अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल हो। प्राइवेट मेंबर बिल कहने का मतलब कि अगर वो सदन के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति ने रखा हो जो कैबिनेट मिनिस्टर ना हो, मतलब उसकी जिसके पास कोई मंत्री पद ना हो, ठीक, चाहे वो मतलब किसी विपक्षी पार्टी का एमपी एमएलए एमपी होगा, ठीक है, तो एमपी ऐसा एमपी जो कैबिनेट का मिनिस्टर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर शरद यादव या फिर सीताराम येचुरी, है ना, सॉरी, और या फिर अगर राहुल गांधी, चलो राहुल गांधी का बेस्ट एग्जांपल है, राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी दोनों लोकसभा के सदस्य हैं, रायबरेली और अमेठी सीट से जीते हुए हैं। तो वो दोनों अगर कोई बिल पास करते हैं, ठीक है, कोई बिल रखते हैं और फिर वो पास भी हो जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास फिर भी एक विकल्प होगा कि वो उसको साइन ना करें और उसको कानून ना बनने दें। ठीक, तो यही प्राइवेट मेंबर बिल होता है। और तीसरा विकल्प उनके सामने क्या है कि वो उस बिल को वापस कर सकते हैं, वो और ये कह सकते हैं कि इस पे आप पुनर्विचार करो, और जो भी 2-4 वो बता देंगे क्लॉज कि जिनमें मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इनमें आप सुधार की ज़रूरत है, और तो आप आपस में फिर डिस्कशन करके लोकसभा और राज्यसभा आप लोग फिर से मेरे पास इसको भेजना। ठीक है, तो ये भी उनके पास एक विकल्प है कि वो उसको रिटर्न कर दें। ठीक है, लेकिन वो रिटर्न नहीं कर सकते कब? अगर वो मनी बिल हो। ठीक है, मनी बिल कहने का मतलब कि कोई ऐसा बिल जो कंसोलिडेटेड फंड या जो भारत की संचित निधि होती है उससे पैसा निकालने के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, तो उसे मनी बिल बोलते हैं। संचित निधि मतलब जहाँ पे आप जितने भी जो मतलब कुल मिला के खजाना है भारत सरकार का, उससे जो पैसा निकालने के बारे में कोई बिल होगा तो उसको मनी बिल बोलते हैं, और उसको वापस नहीं कर सकते प्रेसिडेंट उस, ठीक है, उस पर तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर उनके पास साइन होने के लिए आता है तो वो भी उनको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये मनी बिल तो वैसे भी इनकी अनुमति से ही सदन में रखा जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में, तो इसलिए जब उनकी मर्जी से ही रखा गया था तो उनको साइन करना ही था। और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो इस पर भी इनको साइन करना ही होता है, इनको ये पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। इसके अलावा कोई ऑर्डनरी जो बिल होगा उसको वो वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, और सिर्फ एक बार भेज सकते हैं। मतलब एक बार उन्होंने भेज दिया, फिर लोकसभा राज्यसभा से पास होके वो वापस आ गया, चाहे भले ही उसमें कुछ सुधार हुआ हो या उन्होंने कुछ चेंज उसमें लोकसभा राज्यसभा में ना हो किया हो, तब भी प्रेसिडेंट को अब की बार वो पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। तो ये लिमिटेड कुल मिला के आप कह सकते हो कि पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक, और अच्छा, इसमें एक चीज़ है, जैसे अगर एक एक पॉकेट वीटो की
की पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये क्या चीज़ है? देखो वीटो तो इसे कहते हैं। वीटो तो आप जानते होंगे कि जैसे आपके पास कोई बिल आया और वो मना कर देते साफ कि मैं तो इस पर साइन ही नहीं करूँगा, ठीक है, तो उनके पास वीटो है कि मतलब वो मना करने का अधिकार रखते हैं, ठीक। लेकिन एब्सोल्यूट वीटो उसको बोलते हैं। तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। इनके पास कौन सी वीटो है? पॉकेट वीटो। वो क्या चीज़ है कि मान लिया उनके पास कोई बिल आया, जैसे ये दूसरे वाला, ठीक है, और वो बिल दूसरा या फिर कोई भी उनके पास एक बिल पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा से पास होके आ गया, ठीक है, तो संविधान में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी है जिसके अंदर अंदर प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर उसको अपने पास रख के बैठ जाए और उसके ऊपर साइन करके भेजे ही ना, तो वो पास फिर तो वो कानून बन नहीं पाएगा, ठीक है। और मान लिया लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया तो उसके बाद फिर उस कोई बिल की कोई वैल्यू रहेगी नहीं, ठीक। तो इसलिए इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो क्या है? वो बिल को अपने पास रख लेते हैं बिना साइन किए हुए, तब तक जब तक लोकसभा भंग हो जाए और मतलब कुल मिला के काफ़ी टाइम बीत जाए तब तक, तो वो फिर पास हो बिल, कानून नहीं बन ही नहीं पाता है। तो ऐसा हुआ भी है। एक केस इसका ऐसा है, ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे 1980 के दशक में, तो पोस्टल बिल को उन्होंने पॉकेट वीटो से अपने पास रोक लिया था, ठीक है। तो पॉकेट वीटो भी प्रेसिडेंट के पावर्स में से एक है। खैर, अगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो है ऑर्डिनेंस जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश क्या चीज़ है? देखिए, संसद के 3 सदन होते हैं। 3 सदन कौन से? सॉरी, संसद के 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से? एक तो बजट सेशन जो फरवरी से मई के बीच चलता है, जिसमें बजट रखा जाता है और उसके ऊपर विचार होता है लोकसभा राज्यसभा में। दूसरा होता है मानसून सेशन, वो कब से कब चलता है? जुलाई से सितंबर तक। और तीसरा होता है विंटर सीजन। तो विंटर सीजन कब चलता है? नवंबर से दिसंबर तक। तो ये 3 ही सीजन हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब काफ़ी टाइम होता है फिर जो उसमें संसद के कोई सेशन नहीं होता, उसमें संसद की बैठकें नहीं होती हैं। तो अगर कोई सीजन नहीं चल रहा है मान लिया, ठीक है, और कुछ नियम कानून तो मतलब ऐसी ज़रूरत है कभी भी बनाना पड़ सकता है, शायद कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाए और किसी कानून की बनाने की ज़रूरत हो, तो अब कानून बनेगा कैसे? वैसे तो प्रोसीजर ये था कि लोकसभा में रखा जाता या फिर वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता, और मतलब दोनों सदन से जब वो पास हो जाता तो फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते। तो वो तो प्रोसेस हो नहीं सकता क्योंकि लोकसभा राज्यसभा की बैठक तो हो ही नहीं रही। तो फिर क्या तरीका है? वो अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस, ठीक। ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है? 1, 2, 3, याद करना भी बहुत आसान, 123, 1, 2, 3। तो इसमें ऑर्डिनेंस का जिक्र है जो प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं। और इसके अंदर ये कुछ भी ऑर्डिनेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे लैंड एक्विजिशन बिल का ऑर्डिनेंस मोदी सरकार ने आते ही पास किया था। उसमें ये था कि मतलब कुछ नियम कानून बताए गए थे जिसके अंतर्गत कोई भी इंडस्ट्री या फिर सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है गाँव में या फिर शहरों से, ठीक है। तो वो भी एक अध्यादेश था। इस तरह से कुछ भी अध्यादेश लाया जा सकता है, लेकिन वो अध्यादेश की शर्त ये है कि गवर्नमेंट को ये अध्यादेश 6 महीने के अंदर 6 वीक के अंदर 6 हफ्तों के अंदर पास करना होता है, ठीक है। मतलब जैसे ही संसद बैठेगी उसके बाद उसके 6 महीने 6 हफ्ते के अंदर उसको पास कराना पड़ेगा उसको। अगर उसने 6 हफ्ते के अंदर पास ना करा पाई उसको, तो वो फिर निरस्त हो जाता है, ऑर्डिनेंस अपने प्रभाव से हट जाता है, ठीक है। तो ये है। और अगर आप ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश की मैक्सिमम लाइफ अगर आपसे पूछ ले तो कितनी होगी? देखो, 6 हफ्ते के अंदर तो उसे पास कराना है, तो 6 हफ्ते तो ही है, प्लस 6 महीने वो टाइम होता है जो, देखो, जो 3 सेशन होते हैं ना पार्लियामेंट के एक साल में, उनमें ये नियम है कि 2 सेशन के बीच 6 महीने मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उससे कम ही होने चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने मैक्सिमम टाइम है। तो वो 6 महीने भी अगर हम जोड़ लें प्लस 6 हफ्ते, तो कुल मिला के अगर कोई ऑर्डिनेंस आया है तो वो कुल मिला के कितने टाइम तक रह सकता है? वो वजूद मतलब प्रभाव में 6 हफ्ते, 6 महीने और 6 हफ्ते, ठीक है। रीजन समझ में आ गया कि 6 महीने हम ये मान के चले कि वो बैठक ही नहीं हुई पार्लियामेंट की, और दूसरा 6 हफ्ते कौन से जिसके अंदर वो पास कराना है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो लास्ट डेट पे जाके पास हुआ, तो 6 महीने 6 हफ्ते उसके पास हैं पास होने के लिए। अगली जो पावर है प्रेसिडेंट की वो है पावर टू ग्रांट पार्डन। अब पार्डन मतलब क्षमा करने का अधिकार। अगर किसी को किसी भी मुजरिम को लोकसभा से, सॉरी लोकसभा बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सज़ा हो गई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अपील से भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चलो फांसी दो इसको, तो उसके पास ये एक ऑप्शन है कि वो प्रेसिडेंट के पास अपनी अर्जी डाल दे कि वो मुझे माफ़ कर दें। तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट उसको चाहे तो पार्डन या रिप्राइव या मतलब कि छूट थोड़ी दे सकते हैं सज़ा में। मतलब जैसे कह दें कि चलो फांसी हटाओ, तुम्हें
उम्र दंड दे देते हैं या 14 साल की सजा। तो ये सब काम भी प्रेसिडेंट की पावर के अंतर्गत आते हैं। पॉकेट वीटो मैंने आपको बता ही दिया क्या है, 3 सीजन होते हैं पार्लियामेंट के, भी बता दिया, 6 महीने का टाइम मैक्सिमम उनके बीच हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी के ऊपर जो सीरीज है उसमें मैंने पिछले लेसन में प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बात की और प्रेसिडेंट के जो पोजीशन है उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की और राज्यसभा की। ठीक है, ये वीडियोस मैंने बनाया माई सेल्फ विद धीरज सिंह एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी हियर। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, ठीक है, उसका उसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 63वें आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के पद की ज़रूरत क्या है? देखिए, ज़रूरत तो ये है कि जो प्रेसिडेंट का पद है, सब कुछ काम भारत में प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो पास होगा वो तभी मतलब लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे। मतलब किसी भी बिल को जब लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो इसलिए प्रेसिडेंट एक महत्वपूर्ण पद है। तो अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो, इधर उधर कहीं चले जाएँ, ठीक है, विदेश में चले जाएँ किसी विजिट, ऑफिशियल विजिट पे, तो उनकी जगह फिर कौन काम देखता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो एक तो यही काम हो गया। ठीक है, या फिर उनकी अचानक डेथ हो जाए तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट का काम करना पड़ता है। दूसरा काम इसका ये है कि जो राज्यसभा, जो 2 सदन हैं लोग पार्लियामेंट के, एक तो अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, तो उसका चेयरमैन कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो कहने का मतलब कि जब तक वो ऑफिस में है कहने का मतलब जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है तभी तक वो राज्यसभा के चेयरमैन है। ठीक है, मतलब आज अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिए जाएँ तो वो राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और इलेक्शन का इनका क्या क्राइटेरिया है? 35 साल से ऊपर होने चाहिए एज। ठीक है, और जैसे प्रेसिडेंट था ऐसे इनका भी है। ये इलेक्टेड इनका इलेक्शन का जो तरीका है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। दोनों हाउसेज का जो कॉलेज, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज का जो मतलब मिलके सब सदस्य चुनाव करते हैं। और तरीका क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अच्छा, ये सिस्टम क्या है? जब प्रेसिडेंट के चुनाव में भी यही लगता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी यही लगता है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ये जान लो कि इसमें क्या होता है कि जैसे 3 या 4 सदस्य खड़े हैं तो आप उसमें उनको प्रेफरेंस देते हो। जैसे आप एसएससी की पोस्ट में प्रेफरेंस देते हो ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो उसमें भी आप ऐसे ही एक एक किसी कैंडिडेट को पहला नंबर दोगे कि हाँ ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ये ना बने तो ये दूसरा बन जाए, दूसरा ना बने तो तीसरा बन जाए। तो इस तरह 2 3 4 इस तरह आप प्रेफरेंस देते हो। फिर जिसके पास 1 नंबर की अगर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में बहुमत मिल जाए सब कैंडिडेट में से तो वही जीत जाएंगे चुनाव। और अगर वो ना मिल पाए उनको, मान लिया ऐसा हो जाए कि 2 या 3 के इक्वल हो जाए या आसपास हो, क्लियर मेजोरिटी किसी को ना मिल पाए, तो क्या होता है कि जो सबसे कम वाला था, जो सबसे नीचे रहा हो वोट के चुनाव में, जिसको सबसे कम वोट मिले हो, उसके वोट को उठा के क्या किया जाता है? उसके वोट को डिसमिस कर दिया जाता है। डिसमिस करने का मतलब कि उसके जो फर्स्ट रैंक उसकी इग्नोर कर दी जाती है। फर्स्ट रैंक तो ऑब्वियसली उसकी चौथे नंबर वाली थी ना, और उसकी जो सेकंड रैंक थी, उन उन जो उसकी मतलब सेकंड ऑप्शन थे, जिन जो वोट्स उसे मिले थे उनमें, उनको अब पहले दूसरे तीसरे के अंदर बांट दिया जाता है। ठीक है, अब वो पहले दूसरे तीसरे के अंदर बट गया तो फिर अब देख लेते हैं कि अगर अब मेजोरिटी मिल गई तो ठीक है, अगर अब भी नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? जो अब तीसरे नंबर पर रहा होगा कैंडिडेट, उसके वोट उठाएंगे और उसकी जो अगली प्रेफरेंस होगी, सेकंड प्रेफरेंस, उनको पहले और दूसरे वोट के बीच बांट देते हैं। इस तरह ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि क्लियर मेजोरिटी ना मिल जाए। ठीक है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आइडिया लेकिन होना चाहिए क्या होता है ये सिस्टम। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? दोनों हाउसेज के जो एमपीज चुने गए हैं वो, और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि प्रेसिडेंट में क्या था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे दोनों सदन के प्लस जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं स्टेट्स की, उनके सदस्य, चुने हुए जो सदस्य थे वही पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में दोनों सिर्फ राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, जो राज्य से चुने गए लोग हैं, राज्य से चुने गए लोग मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसके अलावा नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। खैर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, मैंने आपको बता दिया। रिजाइन अगर करना हो तो किसके सामने करेगा? प्रेसिडेंट के। और अगर इसको रिमूव करना हो तो सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है प्रेसिडेंट की तरह। इसमें क्या है, क्योंकि इतना बड़ा पद भी नहीं है इसलिए हल्की सी इसको
फॉर्मेलिटी रखी है क्या, रिजोल्यूशन राज्यसभा में पास किया जाए सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी 50% से ज़्यादा लोग, और एग्री हो जाए वो लोकसभा द्वारा, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो ये है। अब वाइस प्रेसिडेंट के बाद हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस राज्य से इतने लोग, जितनी जिस राज्य की पॉपुलेशन उसी के अनुपात में उसमें सदस्य को उसका उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे यूपी है, यूपी में कितने सदस्य हैं, 31, तो मैक्सिमम है वो, क्योंकि यूपी की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। वहीं जो सिक्किम या और सब राज्य, सिक्किम जैसे छोटे राज्य, उनको एक एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो एरिया या आप कह लो कि जनसंख्या के अनुपात में ये दिया जाता है। जबकि राज्यसभा जो है वो कैसा सिस्टम है, जैसे अमेरिका की सीनेट, और अमेरिका की सीनेट में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, चाहे बड़ा राज्य हो चाहे छोटा, सबका दो दो प्रतिनिधि राज्यों से होते हैं। तो ये इंडिया में थोड़ा सा अलग सिस्टम है, ठीक है। चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का। अपर हाउस है, ठीक है। अपर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और चुने हुए लोग निचले हाउस में जाते हैं, निचले तबके से जो लोग उठ के आते हैं, तो इसलिए उसे लोअर हाउस आप कह सकते हो, इसलिए कहा जाता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। और स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया ही, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोकसभा से बिल पास हो रहे हैं, ठीक है, उनमें हम अपने स्टेट्स के हितों की अनदेखी ना होने दें, तो उसके लिए राज्यसभा। और हर एक सीट पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें दी बांटी गई हैं। यूपी मैक्सिमम 31, टोटल सीट कितनी है, 250 हैं अभी। 250 में 238 इलेक्ट होते हैं और बचे 12, उनको नॉमिनेट करता है कौन, प्रेसिडेंट। और ये नॉमिनेशन किन लोगों का होता है, जिन्होंने आर्ट के क्षेत्र में, सोशल साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो। जैसे सचिन अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, रेखा अभी राज्यसभा के सदस्य है। तो इस तरह से जो आर्ट और इन सब कामों में, जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को। अच्छा, ये परमानेंट हाउस है, मतलब इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। इसके बिल्कुल साफ रीजन भी हैं, क्योंकि देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे जीत के तो बन नहीं गया है, ठीक है। ऊपर से मान लिया लोकसभा तो डिजोल्व हो जाती है, तो अगर राज्यसभा भी डिजोल्व हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या, अगर उस टाइम अचानक कुछ नियम कानून बनाने पड़े या फिर कहीं से युद्ध छिड़ जाए, इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, तो फिर काम कौन करेगा। तो इसलिए राज्यसभा का सदन को परमानेंट हाउस बनाया गया है। और इसके मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, एक तिहाई, सॉरी, चुने कैसे जाते हैं वो तो बताएंगे भी, लेकिन इसके मेंबर रिटायर कैसे होते हैं। देखो 6 साल का उनका टर्म होता है, एक बार जो चुना गया, और हर दूसरे साल एक तिहाई लोग रिटायर हो जाते हैं, उससे अगले 2 साल बाद अगले एक तिहाई लोग, तो इस तरह से इसमें रिटायरमेंट चलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए 30 से ज़्यादा एज के होने चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है राज्यसभा का मेंबर अगर बनना है तो। चुनता कौन है इन्हें, जो स्टेट्स हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके जो मेंबर्स, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो चुनते हैं। कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही जो मैंने आपको भी वाइस प्रेसिडेंट के चक्कर केस में बताया, सेम वही वाला प्रेफरेंस दे के। और इसी का कारण है कि राज्यसभा में ज़्यादातर लोग किसके आएंगे, क्योंकि एमएलए चुन रहे हैं, और एमएलए का मतलब ज़्यादातर एमएलए किसके पार्टी के होंगे, जिसकी सरकार हो राज्य में। तो इसलिए अगर राज्य में जिसकी सरकार होती है उसी के ज़्यादा उसी के सपोर्ट किए हुए कैंडिडेट्स राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। और चूँकि राज्यसभा में स्टेट की जो गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट्स की, उनके प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, इसी वजह से ज़्यादातर ये होता है कि रूलिंग पार्टी का मेजोरिटी नहीं होती है राज्यसभा में, बहुत कम ऐसा देखने में आता है। जैसे अभी क्या है कि बीजेपी की मेजोरिटी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बीजेपी की स्टेट्स में सरकार अब तो आ गई, पहले तो बहुत कम थी, तो इसलिए बहुत कम लोग, उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं राज्यसभा में बीजेपी के। तो इसी वजह से जो भी बिल लोकसभा से पास करती है बीजेपी, अपनी मेजोरिटी का यूज करके वो राज्यसभा में फंस जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सदस्य भी कांग्रेस, बीएसपी और एसपी, तृणमूल कांग्रेस, उन सब के ज़्यादातर काफ़ी, मतलब एक एमपीज़ इसमें है राज्यसभा में। तो ये बात है, खैर। और सीट्स कैसे बटी हुई हैं, पॉपुलेशन के आधार पे राज्यसभा में। और यूटी में सिर्फ 7 में से सिर्फ 2 को 2 में से उठ के राज्यसभा में सदस्य आते हैं, किसमें से, दिल्ली और पुडुचेरी, मतलब कि वो दोनों स्टेट जिनमें अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो हो ही गया, एमएलए चुनते हैं क्योंकि, और मतलब लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, जैसे कि लोकसभा में होता है। लोकसभा में लोग खुद चुनते हैं अपने एमपी को, ठीक है, जबकि राज्यसभा में एमएलए चुनते हैं। और प्रेसिडेंट 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, मैंने आपको बता ही दिया। तो राज्यसभा खत्म हो गया और वाइस प्रेसिडेंट को भी कवर कर लिया। इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम अगले लेसन में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ काम की चीज़ें मिली होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।